फिलहाल हम आपको सुपर फास्ट खबरें दिखाते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है, वहीं लोकसभा की कार्रवाई जारी है। विपक्ष जहां नोटबंदी से लेकर बजट के प्रस्ताव पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सरकार कई विधेयकों को लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करेगी। गुरुवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ एनकाउंटर पर बयान दे सकते हैं। पीएम ने इस सत्र में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद जताई। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि इस सत्र में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। पीएम ने कहा कि बजट पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने उम्मीद जताई कि जीएसटी का रास्ता साफ होगा। ये एक बड़ा बदलाव है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद में लखनऊ एनकाउंटर, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रेन में विस्फोट की घटना और उससे जुड़े तथ्यों पर बयान दे सकते हैं। माना जा रहा है कि विपक्षी दल पिछले दिनों रामजिस कॉलेज में हुए विवाद को भी संसद में जोर शोर से उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार की कोशिश होगी कि संसद के इस सत्र में महत्वपूर्ण जीएसटी बिल को पास कराया जा सके। प्रमुखतया बजट की बारीकी से चर्चा होगी और मुझे विश्वास है कि संवाद का स्तर, चर्चा का स्तर बहुत ही ऊपर जाएगा और जो देश के गरीबों के लिए काम आने वाली बातों पर ध्यान केंद्रित करने वाला होगा। जीएसटी की भी प्रक्रिया इस सत्र में पूर्ण हो जाए, उस दिशा में भी प्रयास और सबका सहयोग रहेगा। और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार का कहना है कि हम विपक्ष से मांग करते हैं कि सदन में शांतिपूर्वक तमाम मुद्दों पर चर्चा करें। अभी 11 तारीख कल परसों ही है, तो हम सब इंतजार करें। उम्मीद है हर जगह कमल खिलेगा। वहीं विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस की मांग को सरकार ने ठुकराया। विपक्ष की संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। जब जनता में अशांति हो, सड़कें गर्म हो, तो संसद गर्म रहेगी और सवालों के अंबार लगे रहते हैं। किसानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं, नागरिक आज़ादी है, असहिष्णुता है, कश्मीर में बढ़ती लगातार आतंकी गतिविधियां हैं, मुद्दों के ढेर लगे हैं जो संसद में उठे। बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई एक मुद्दा है। जैसा अखबारों में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कि नोटबंदी के बाद पूरे देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, छोटे उद्योग और घरेलू उद्योग सब बंद हो गए हैं। इन सब मुद्दों पर बात की जाएगी और बात उठेगी। और उधर यूएस में भारतीयों पर हमलों के मामले में टीएमसी नेताओं ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही भारतीयों पर हमले की निंदा की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर जिले की आलापुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। यहां पहले 5वें चरण के मतदान वोटिंग होनी थी इस दौरान, और लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चंद्रशेखर कन्नौजिया के निधन की वजह से चुनाव 9 मार्च के लिए टल गया था। आलापुर के 3,23,000 मतदाता आज 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। वोटरों को मतदान करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 236 मतदान केंद्र व 346 बूथ बनाए गए हैं। इनमें 22 आदर्श बूथ शामिल हैं। मतदान प्रक्रिया पर सीधी निगाह रखने को 39 बूथों पर वेबकास्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया पर निगाह रखने के लिए 7 नोडल व 30 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कर्णप्रयाग की सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यहां से बीएसपी प्रत्याशी की एक दुर्घटना में मौत होने से चुनाव टल गया था। बीएसपी को इस सीट पर सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड बनने के बाद यह दूसरा मौका है जब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी की मौत के बाद मतदान स्थगित करना पड़ा है। कर्णप्रयाग में चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में 11 मार्च को मतगणना होनी है। कर्णप्रयाग में खराब मौसम की वजह से बिजली चली गई और बिजली जाने की वजह से मोमबत्ती के रोशनी में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी के समर्थन के साथ शिवसेना ने मेयर और उप मेयर के पद पर मजबूती से कब्जा जमा लिया है, लेकिन जब उद्धव ठाकरे परिवार सहित मेयर के कार्यक्रम में पहुंचे, फिर जो कुछ हुआ इतिहास में दर्ज जरूर होगा। खुद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे असहज दिखे। दरअसल बीजेपी पार्षद उद्धव के सामने मोदी मोदी का नारा लगता रहा। हालांकि इस मौके पर उद्धव इसे पार्टी की बड़ी जीत और मुंबईकर की जीत बता रहे हैं। उपहारकांड के दोषी गोपाल अंसल को अब जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब उन्हें जेल जाना ही होगा। गोपाल अंसल की याचिका खारिज हो गई है। उपहार सिनेमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। 20 मार्च को अब उन्हें जेल जाना होगा। मुजफ्फरनगर के सदर अस्पताल के आईसीयू में मंगलवार को रात मझौलिया की महिला की मौत के बाद शव कंधे पर ले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को डीएम धर्मेंद्र सिंह ने सिविल सर्जन डॉक्टर ललिता सिंह को फटकार लगाई। पूरे घटनाक्रम और एम्बुलेंस की स्थिति पर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब थी। डीएम ने कहा कि अस्पताल में बार बार लापरवाही बरते जाने की शिकायत काफी गंभीर मामला है। लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम ने यहां तक कहा कि अस्पताल प्रशासन लापरवाह डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों को बचाने का प्रयास करता है। डीएम की रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद सीएस डॉक्टर ललिता सिंह आईसीयू और उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। घटना के समय तैनात 4 कर्मियों को सस्पेंड करने की चेतावनी दी। उपाधीक्षक और चारों कर्मियों से स्पष्टीकरण के साथ घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी। बुधवार की शाम को ही उपाधीक्षक ने सीएस को रिपोर्ट सौंप दी। इसमें कहा गया कि 18 फरवरी को श्यामा देवी भर्ती थी और मंगलवार को तबियत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। देर शाम उसकी मौत हो गई। शव ले जाने के लिए परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन ड्राइवर नहीं था, इसलिए एम्बुलेंस नहीं मिल सका। हालांकि दावा किया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को प्राइवेट गाड़ी से शव ले जाने के लिए 200 रुपए दिए। यूपी के कानपुर में ट्रैफिक पुलिस का एक अलग ही कारनामा देखने को मिला है। यहां एक नो पार्किंग में खड़ी बाइक को चालक समेत ट्रैफिक पुलिस क्रेन से उठाकर उसे पुलिस लाइन ले आई। इस नजारे को देखकर सड़क पर चलने वाला हर शख्स हैरान रह गया और आगे बढ़े। ये पूरा मामला यहां माल रोड पर एक पार्क बाइक को ट्रैफिक पुलिस क्रेन से उठा रही थी। तभी उसका मालिक आ गया और उसने ट्रैफिक के सिपाहियों से चालान करने की बात कही, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने बाइक को चालक समेत क्रेन से उठाकर वो पुलिस लाइन ले आई। बाइक चला रहे अमित के मुताबिक अपने काम से बैंक आया हुआ था और बाइक को बैंक के बाहर ही पार्क की थी। जब लौटा तो ट्रेन से उठाकर बाइक को वो ले जा रहे थे और उसने जुर्माना लेने की बात कही और ये कहा कि हमें जाने दीजिए, पर ट्रैफिक सिपाही ने नहीं सुना और इस तरह से करीब 1 किलोमीटर तक ट्रेन में ही लटकाकर वे पुलिस लाइन ले गए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कई दावे करती है, लेकिन सरकार के दावों की हकीकत बांदा के हिंडवाही गांव में देखने को मिली। यहां एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात सामने आई है। गांव के ही एक युवक विनोद पर रेप का आरोप लगा है। मामले की जानकारी पीड़ित ने अपने परिजनों को दी। यहां परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक लड़की शौच के बहाने गई हुई थी, तो एक लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी सूचना का संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली नगर में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल बदायूं में भी खड़े हो रहे हैं, जहां मंदिर गई छात्रा को 2 युवकों ने रास्ते से अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पीड़ित छात्रा अपने घर से मंदिर में पूजा के लिए निकली थी। तभी रास्ते में 2 युवकों ने छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर लिया है। ये ग्राम अंताईपुर पड़ता है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, इस पर मौके पर पुलिस गई, उसकी छानबीन की। पीड़िता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर खूब वार किए, लेकिन अब यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के ही एक उम्मीदवार के बेटे पर महिला दारोगा के साथ मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल घटना बीती रात की है, जब महिला पुलिसकर्मी सुषमा अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 लड़के आए। सुषमा के मुताबिक बाइक पर सवार 3 लड़कों में एक बीजेपी उम्मीदवार चेतराम का लड़का भी था।
सुषमा ने उन्हें रोका और बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया। उस वक्त तो बात खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद गाड़ी में सवार होकर बीजेपी उम्मीदवार का बड़ा बेटा अपने साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। महिला दारोगा का कहना है कि गाड़ी में करीब 8 से 10 लड़के थे। उन लोगों के पास पिस्टल थी और गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा था। चेतराम के बेटे ने मुझसे बोला कि तुमने मेरे भाई की गाड़ी क्यों रोकी और मुझे मारने लगा। घटना के बाद दारोगा सुषमा और साथी पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बीजेपी उम्मीदवार चेतराम के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई और न ही आरोपों पर बीजेपी उम्मीदवार का पक्ष सामने आया है। कर रहे थे, 3 लड़के आए, गाड़ियां रोकी जा रही थी। हमारे अधिकारियों का आदेश था। 3 लड़कों को हम लोगों ने पकड़ से गाड़ियां बहुत पकड़ी गई, लेकिन उन लोगों के पास कोई कागज़ नहीं थे, पेपर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लड़के बच्चे थे, हमने छोड़ दिया स्टूडेंट समझ के। माफ़ी मांगने लगे कि दोबारा गलती नहीं होगी। इसके बाद में आधे घंटे बाद आते गाड़ी सफ़ेद कलर की बोलेरो आती है, UP 27 EM या U थी, वो टाइम 7। लड़के आते उतरते हुए बोले कि चेतराम विधायक के लड़के, तूने हमारे भाई को कैसे रोका, गाड़ी कैसे रोकी, और भाजपा का झंडा लगा था गाड़ी में। हम लोग के साथ मारपीट की, उनके हाथ में तमंचे थे, डंडे थे। हम लोग के ऊपर फायर करने के बाद तब हम लोग पीछे हो गए। हमारे हमराही को चोट लगी, हमें चोट लगी। और यूपी के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर 2 ऑल्टो कार से हरियाणा की शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान दोनों ऑल्टो कार सवार शराब तस्कर चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई शराब और ऑल्टो कार को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मामला सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां आबकारी विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिली और 2 कारों से हरियाणा की शराब लाई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने शहर के बीचों बीच लाल इमली चौराहे के पास से 2 ऑल्टो कार देखी, जिसमें हरियाणा की शराब भरी हुई थी। पुलिस को देखकर दोनों गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। 9 पेटी पकड़ी गई हैं, जिसमें 108 बोतलें तो कुल पकड़ी गई है हमारे द्वारा। और ये जो पकड़ी गई शराब है, ये हरियाणा में बेचने के लिए मान्य है, जो तस्करों करके हमारे यहाँ शाहजहांपुर में लेकर के आए हैं, और इसकी कीमत लगभग 60,000 रुपया है। देखिए, ये होली के लिए तैयारी के तो प्रयास था इनका, परंतु जो अभियुक्त हैं इसमें ये लंबे समय से यहाँ पे तस्करी में लिप्त हैं। हरियाणा राज्य व अन्य प्रदेशों से सस्ती दारू ला करके महंगे दामों में यहाँ बेचते हैं। गाजियाबाद में मारुति वैन हादसे का शिकार हो गई थी। इस रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर पर जा गिरी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार को बाहर निकाला। हादसे में महिला की मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर आ गए, जबकि नहर में गिरी एक महिला को पुलिस टीम ने बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते महिला ने दम तोड़ दिया। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मेरठ की परीक्षितगढ़ थाना पुलिस ने सरकारी सस्ते गल्ले का गेहूं लूटकर आटा मिल मालिकों को बेचने वाले 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूटी हुई सरकारी गेहूं से भरी कैंटर गाड़ी और कैश बरामद किया। आगरा में कोठी के बाहर खड़ी 2 बाइक और एक एक्टिवा स्कूटर में आग लग गई। आग लगने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और आग लगने की सूचना थाना, पुलिस और फायर ब्रिगेड के बाद इसके बाद मौके पर पहुंची। कुमाऊं में आज से होली का रंग पड़ गया है और इस दिन से अब बैठकों के साथ खड़ी होली का गायन भी शुरू हो जाएगा। रामनगर में भी होली के कई रंग बीते कई दिनों से बिखर रहे हैं और यहां महिलाओं की होली भी धूम मचा रही है, जिसमें महिलाएं नाच गाकर विभिन्न स्वांग रचा रही हैं। और मथुरा में होली के रंग अब से ही जमने लगा है। मथुरा के नंदगांव में लठमार होली खेली जा रही है। कृष्ण के ग्वालों पर लाठियां बरसाई गई और पहले दिन राधा रानी के धाम बरसाने में होली होती है। दूसरे दिन राधा रानी की सखियां नंदगांव होली खेलने के लिए जाती हैं। और अयोध्या में रंगभरी एकादशी के मौके पर मंदिरों में होली का शुभारंभ हुआ। होली तक पूरी अयोध्या फागुनी रंग में सराबोर हो जाती है। सड़कों पर वाद्य यंत्रों के साथ रंग गुलाल उड़ाते साधु संत मंदिर जाते हैं और वहां मौजूद साधु संतों को लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर आगे बढ़ जाते हैं। और मथुरा में ब्रज के प्रसिद्ध
श्री द्वारकाधीश मंदिर में रंगों के साथ होली खेली गई। रंगभरनी एकादशी के दिन से ब्रिजमंडल के सभी प्रमुख मंदिरों में केसर और टेसू के रंगों के साथ होली की शुरुआत हो जाती है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने होली रसिया गायन की धुन पर ठाकुर जी के दर्शन किए। और तो सलमान खान ने फिल्म सुल्तान के लिए अपना काफी वजन बढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने कबीर खान की ट्यूबलाइट की शूटिंग शुरू कर दी थी और इस फिल्म के लिए सलमान को अपना वजन घटाने या बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब ट्यूबलाइट की शूटिंग भी खत्म हो गई और सलमान एक था टाइगर के सीक्वल टाइगर जिंदा है के शूटिंग के लिए तैयार हैं। सलमान ऑस्ट्रेलिया में 15 मार्च से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे और इस फिल्म के लिए सलमान को एक परफेक्ट बॉडी की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने 17 किलो वजन कम किया है। सलमान को रेमो डिसूजा की डांस फिल्म के लिए भी फिट बॉडी की जरूरत है। और बाहुबली ने कटप्पा को ये क्यों मारा, ये सवाल सबके जहन में है। 2015 की इस सबसे बेहतरीन फिल्म के सबसे बड़े सवाल का जवाब खुद कटप्पा ने दिया। अपने एक इंटरव्यू में कटप्पा का रोल निभाने वाले तमिल एक्टर सत्यराज ने बताया कि बाहुबली देखने के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक सवाल के जवाब में सत्यराज ने कहा कि उन्होंने बाहुबली को इसलिए मारा क्योंकि निर्देशक ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। तो एपीएन सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद आगे खबरें जारी हैं। आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।